नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे वन एवं उपनिवेशवाद का कुछ क्वेश्चन आंसर। ये बिहार बोर्ड के किताब का है। ये चैप्टर नंबर 6 है। इसके बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर वीडियो नहीं देखे तो अच्छे तरीके से आप वीडियो देख लीजिए। उसके ऊपर ही कुछ क्वेश्चन आंसर बच गया था, उसको मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। कुछ ऑब्जेक्टिव है और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन मैं अच्छे तरीके से लिख लिया हूँ और आपको समझा कर अच्छे तरीके से बताते हुए चलूँगा। अगर क्वेश्चन नंबर सॉरी अगर क्वेश्चन नंबर 1 का बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसको हम करते हैं, 10 या 12 होंगे। देख लेते हैं पहले इसको, फिर उसके बाद आगे करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 का बात करते हैं। एक है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी को पारित हुआ। दूसरा क्वेश्चन है तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था। तो तमार विद्रोह 1789 ईस्वी में हुआ था। आगे चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी। चेरो जनजाति पलामू, झारखंड में पड़ता है। पलामू की रहने वाली थी। मतलब चेरो जनजाति कहाँ की थी, पलामू की थी। ये बातें ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। तो ये कोल जनजाति है ना। कोल जनजाति के जो मतलब लोग थे वो कौन सा शासन की स्थापना हेतु कौन से शासन स्थापना हेतु एक संस्था बनाया था जिसका नाम था साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। कौन थे, कोल जनजाति थे। क्वेश्चन नंबर 6 आइए। 6 बोलता है भूमिज विद्रोह कब हुआ था। भूमिज विद्रोह 1832 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है 1855 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था। तो 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू था। कौन था, सिद्धू था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था। बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर 25 दिसंबर 1899 ईस्वी को हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 9 आइए, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया। मतलब कमजोर है, मतलब उस अनुच्छेद में रखा गया। तो धारा 342 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ। मतलब झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था। ये तो सबको ही पता होगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। ये 10 क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव है जो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। चलो सिर्फ अब आगे देखते हैं खाली स्थान को भरने के लिए। इसमें भी 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जनजातियों को सर्वाधिक आबादी वाले कहाँ था। मतलब जनजाति क्या बोलते हैं, जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ थी। तो वनों में थी, खाली स्थान में वन भराएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पाइए, 18वीं शताब्दी में वन समाज के कई कबीलों में बटा था। मतलब क्या भराएगा, कबीला भराएगा इसमें। 18वीं जो शताब्दी था उसमें वन समाज कई कबीलों में बटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 आइए, वन समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से खाली स्थान है घुसपैठ के ईसाई मिशनरी क्या था, इंग्लैंड से ब्रिटेन से लोग आए थे। मतलब ईसाई धर्म को अपनाने के लिए लोग प्रचार करते थे, प्रेरित करते थे लोगों को, गरीबों को मदद करते थे, लोभ देते थे और लोग क्या करते थे, उस धर्म में कन्वर्ट हो जाते थे। तो आज के ज़माने में आप देखोगे, आज के समय में देखोगे तो अधिकतर परसेंटेज आदिवासी ईसाई बन चुके थे। ईसाई मिलेंगे आपको, परसेंटेज आदिवासी ईसाई मिलते हैं। ये एक यही कारण है, ब्रिटिश लोग आकर आदिवासियों को क्या किए, ईसाई में कन्वर्ट करने का काम किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जर्मन वन विशेषज्ञ डाइट्रिच वेडिस ने सन 1864 ईस्वी में की स्थापना की। तो वन सेवा की स्थापना की थी। खाली स्थान, पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया। तो पहला संथाली कौन था, तिलका मांझी था। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, हो जनजाति के लोग छोटा नागपुर के निवासी थे। मतलब सिंहभूम जगह है झारखंड में, छोटा नागपुर है, वहाँ सिंहभूम जगह है, वहाँ हो जनजाति के लोग रहते थे। भागलपुर से राजमहल के बीच का एक क्षेत्र दामन ए को कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 8 आइए, खाली स्थान में संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी में हुआ था। छत्तीसगढ़ का राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, है ना। बिहार से अलग झारखंड कब हुआ, 15 नवंबर, और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर। लघु उत्तरीय का कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन समाज की राजनीतिक
स्थिति पर प्रकाश डालें, मतलब वन समाज की राजनीतिक स्थिति क्या थी उसके बारे में मुझे जानना है। तो 18वीं शताब्दी में वन समाज विभिन्न कबीलों में बटा हुआ था। सुरक्षा की आवश्यकता के कारण प्रत्येक जनजाति के एक मुखिया के तहत संगठित थी, जिसका कार्य कबीले को सुरक्षा प्रदान करना था। इनकी अपनी शासन प्रणाली थी, जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। मतलब क्या कहने का मतलब इसका है कि जो मतलब पहला जो वन समाज था उस क्या था, कबीलों में बटा हुआ था। कबीलों मतलब झुंड में बटा हुआ था। वो हर प्रत्येक कबीले का एक मुखिया होता था, जिसको सरदार कहते थे, कबीले का सरदार कहते थे। मतलब सत्ता इसी तरह बटा हुआ था कि मतलब एक कबीला है और फिर अगला भी कबीला होगा, सबका अलग अलग क्या होगा, सरदार होगा। इसी तरह सभी का क्या था, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता को बांट दिया था, किसी एक के हाथ में नहीं दिया था कि पूरे मतलब इस जनजाति का पूरे समाज का जो मतलब मुखिया होगा या हेड होगा एक ही आदमी होगा, नहीं, मतलब उस समाज के अलग अलग कबीले होंगे और कबीले में भी अलग अलग क्या होंगे, सरदार होंगे और सभी का क्या होगा, अलग अलग अपना 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 पावर होगा। तो इसी को मतलब क्या कहते हैं, इसका राजनीतिक स्थिति मतलब बताता है, आदिवासियों का राजनीतिक स्थिति बताने का कार्य करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वन समाज का सामाजिक जीवन कैसा था, मतलब समाज में वो कैसे रहता था। उत्तर पढ़ते पहले मैं समझाता हूँ। आदिवासी समाज सरल प्रकृति का था और आमतौर पर शेष समाज से अलग रहता था। नाच गाना और शिकार इनके मनोरंजन के मुख्य साधन थे। चैत्र शुक्ल तृतीया को इनका मुख्य पर्व सरहुल मनाया जाता था। समाज में महिलाएं स्वतंत्र थी और जीविकोपार्जन में पुरुषों का हाथ बटाती थी। सरहुल झारखंड में माना जाता है। सरहुल पर्व आदिवासियों का सबसे फेवरेट पर्व है ना, झारखंड में आपको देखने के लिए मिल जाता है ये पर्व। तो इसमें क्या होता है ना, आदिवासी क्या थे, प्रकृति प्रेमी थे, मतलब प्रकृति नेचर लवर थे। वो प्रकृति से ही प्रकृति को पूजते थे, प्रकृति में ही रहना पसंद करते थे, है ना। वो सारी चीज़ें प्रकृति पर ही वो निर्भर रहते थे, मतलब उसे कोई मतलब बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आज भी वही है, मतलब जो जनजाति वहाँ रहते हैं जंगल में तो प्रकृति ही लवर होते हैं। तो वही इसकी सामाजिक क्या है स्थिति, आज भी वैसी ही बनी है ना। आगे क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। 18वीं शताब्दी में वन समाज का आर्थिक जीवन कैसा था, मतलब वो पैसा धन ऊन कैसे कमाता था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो समझ लेते हैं इसको। इनका आर्थिक जीवन मुख्य रूप से कृषि और वन संपदा पर आधारित था। ये झूम या पोडू पोडू मतलब घुमंतु विधि से खेती करते थे। इसके अतिरिक्त ये हाथी के दांत, बांस, मसाले, रेसे और रबड़ के व्यापार के साथ साथ लाह तैयार करने का कार्य भी करते थे। मतलब वो पैसा कमाने के लिए क्या करते थे, मतलब क्या करते थे, झूम खेती करते थे। झूम खेती समझते हैं, मतलब अपना जीवन यापन के लिए। झूम खेती मतलब हम बताए थे कि जंगलों के कुछ भागों को काट के वहाँ पर खेती किया जाता था। एक साल करते थे, फिर उसके बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर कुछ स्थान के जंगलों को काट दिया जाता था, फिर वहाँ खेती करते थे। मतलब इससे क्या होता था ना कि जहाँ पर आप खेती कर रहे हैं वहाँ की उर्वरा शक्ति क्या होती थी, हाई होती थी, और अनाज भी क्या होता था, बहुत ज़्यादा उपजता था। लोगों में क्या होता था, मतलब अनाज की कमी नहीं होती थी। इसी तरह तो आप सोच रहे होंगे कि अक्सर अगर जंगल काटते चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, जंगल समाप्त हो जाएगा दिन, ऐसा होता नहीं। मतलब वहाँ पर एक साल करते थे, फिर उस जगह को छोड़ दिया जाता था, मतलब वहाँ बसना नहीं है, उसको छोड़ दो। तो कुछ दिन के बाद जंगल क्या होता था, फिर से अपने आप वापस उग जाता था और फिर वो जंगल बन जाता था उस स्थान पर, फिर उसी तरह आगे चलता था। मतलब यही प्रक्रिया हरदम चलते रहता था। तो इसी को क्या कहते हैं, घुमंतू खेती बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, झूम खेती बोलते हैं, या पोडू खेती बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा आप। आगे क्वेश्चन नंबर 4, 18वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने वन समाज को प्रभावित कैसे किया। चलिए इसके बारे में समझते हैं, ये क्या बोलता है समझते हैं। मिशनरी मतलब जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, मिशनरियों ने शिक्षा देने के बहाने से जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश किया। उन्होंने आदिवासियों की मूल संस्कृति की आलोचना की और बड़े पैमानों पर धर्म परिवर्तन शुरू कराया। इससे आदिवासियों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में वो संतोष पैदा हुआ जिससे विद्रोह की भावना जागी। लोग क्या हो गए, वो संतोष का भावना। अब आदिवासी के शहर में गया, मतलब आदिवासी के जगह में लोग गए, मिशनरी गए, और वहाँ के उसके धर्म को खराब बोलने लगा, तुम गलत मानते हो, ये भगवान नहीं, वो भगवान नहीं, मतलब दिस डैट करने लगा, उसके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का काम करने लगा, जिससे वहाँ के लोगों में क्या हो गया, उसके प्रति गुस्सा बढ़ गया, मतलब आक्रोश भर गया कि नहीं, मेरा भगवान थोड़ी खराब है, हम माने कि आपका भगवान सही है लेकिन मेरा भी भगवान खराब नहीं। इस बात को लेकर दोनों में क्या हो गया, मतभेद और गहरा गया, जो आगे चलकर जनजातीय विद्रोह का भी रूप लिया था। आगे समझते हैं, भारतीय वन अधिनियम का उद्देश्य क्या था। अब भारतीय वन अधिनियम क्यों लाया गया था, ये हम पढ़ाए थे वीडियो में, समझ लो आप।
इस अधिनियम मतलब 1865 को लगा। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों द्वारा पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना और जंगलों को अंग्रेजों के लिए लकड़ी विशेषकर रेल पटरियों के लिए उत्पादन हेतु सुरक्षित करना था। इससे वनों पर आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों को छीन लिया गया था। मतलब पूरा जंगल पर अधिकार आदिवासी का था और वन एक्ट लागू करके जिससे क्या आ गया, आदिवासियों का पूरा अधिकार छीन लिया गया, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चेरो विद्रोह से आप क्या समझते हैं? चेरो विद्रोह के बारे में समझते हैं क्या आप? यह विद्रोह बिहार के पलामू क्षेत्र में, उस समय क्या था, पलामू अभी झारखंड में पड़ता है ना, तो उस समय की बात करें तो बिहार और झारखंड एक ही था उस समय की बात कर रहे हैं। यह विद्रोह बिहार के पलामू क्षेत्र में 1800 ईस्वी में हुआ। भूषण सिंह, कौन थे इसके अध्यक्ष? भूषण सिंह के नेतृत्व में चेरो जनजाति ने अपना राजा चूड़ामन राय और अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। 1802 में भूषण सिंह को फांसी देने के बाद इसे दबा दिया गया था। मतलब भूषण सिंह इसका नेतृत्व किया था। मतलब सब जमींदारी, कर, टैक्स का ही मामला था, उसी को लेकर क्या हो रहा था, आंदोलन हो रहा था, मतलब आदिवासियों में। 7वां तमार विद्रोह क्या था, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, समझ लो क्वेश्चन। सन 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर की उरांव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे तमार विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह 1794 तक चलता रहा और अंग्रेजों ने इसे बड़ी क्रूरता से दबाया, मतलब बहुत लोग मारे गए इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, चुआर विद्रोह के विषय में लिखे, समझते हैं। चुआर जनजाति बंगाल के मिदनापुर, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर और बांकुड़ा क्षेत्रों में रहती थी। अंग्रेजों की बढ़ती लगान व्यवस्था के खिलाफ रानी शिरोमणि के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह किया। यह विद्रोह 1798 में अपने चरम सीमा पर थी। मतलब ये विद्रोह बंगाल में हुआ था, जिसका क्या था, मतलब मिदनापुर के बांकुड़ा क्षेत्र में होता था। रानी शिरोमणि, है ना, रानी शिरोमणि इसका क्या की थी, नेतृत्व की थी। आगे क्वेश्चन मानो, उड़ीसा के जनजाति के लिए चक्र बिसोई ने क्या किया? उड़ीसा के जनजाति जो थे वहाँ पे एक चक्र बिसोई नेता था, वो भी उसके अंग्रेजों के खिलाफ क्या हुआ था, आवाज़ उठाया था। देखो क्या था इसका कारण, समझो। चक्र बिसोई ने कंध आदिवासियों का नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा मरिया, मानव बलि, क्या बोलते थे, मानव बलि वहाँ चढ़ाया जाता है, जिसको मरिया बोलते थे, मरिया प्रथा पर लगाए गए प्रतिबंध का विरोध किया और आदिवासियों की धार्मिक एवं सामाजिक परंपराओं में अंग्रेजी हस्तक्षेप के खिलाफ संघर्ष किया। मतलब ये तो गलत चीज़ है, ये तो गलत ही है, इसको तो हम लोग भी सपोर्ट नहीं करते, ना आप लोग सपोर्ट करेंगे। मानव बलि देना क्या है, ये पाप है। तो उस पर क्या किया था, अंग्रेज ने प्रतिबंध लगा दिया, जिसको लेकर पूरे मतलब मरिया को लेकर कंध जनजाति के आदिवासी थे, क्या हो गए, विद्रोह पे उतर गए कि भैया तुम मेरे पारंपरिक जीवन यापन को तुम प्रभावित क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा मना करने वाले कौन होते हो, मैं तो शुरू से करते आ रहा हूँ, मैं तो करूँगा। जिसको लेकर क्या हो गया, बातें और बढ़ गई, बढ़ गई। जिसका जो क्या हुआ था, अध्यक्षता कौन किया था, नेतृत्व कौन किया था, नाम क्या था उसका, चक्र बिसोई था। आगे क्वेश्चन नंबर 10, आदिवासियों के क्षेत्रवादी आंदोलन का क्या परिणाम हुआ, समझते हैं। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप भारत सरकार को अलग राज्यों की मांग माननी पड़ी। इसी क्रम में 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग कर आदिवासी बहुल राज्य का दर्जा दिया गया था। मतलब आदिवासी अपना क्षेत्र का अलग मांग कर रहे थे, जिसका झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य का क्या हुआ था, निर्माण। दोनों नवंबर में हुआ, एक ही साल हुआ था, मतलब बस 14 दिन का गैप था, है ना, 15 दिन का गैप था, मान लो 14-15 दिन का गैप था। क्वेश्चन नंबर 4, मतलब 4 पे आइए, दीर्घ उत्तरीय है, उसमें 5 क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन समझने लायक है, आप समझ लो अच्छे तरीके से। पहला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी में भारत में जनजातियों के जीवन पर प्रकाश डालें। क्या था, जीवन पर हम आर्थिक राजनीतिक समझा चुके हैं, आप पढ़ लो आराम से। एक बार मैं एक बार सब मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक, समझ लो। 18वीं शताब्दी में जनजातियाँ वनों के साथ सहजीवी संबंध में रहती थी। वे भोजन, ईंधन, औषधियों और पशुओं के चारे के लिए पूरी तरह वनों पर आश्रित थी। समाज कबीलों में बटा था और प्रत्येक का अपना मुखिया होता था। वे झूम खेती करते थे और उनकी अपनी एक स्वतंत्र शासन प्रणाली एवं संस्कृति थी। उपनिवेशवाद के आने से उनके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक ढांचे में गहरा हस्तक्षेप हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, तिलका मांझी कौन थे, उसने आदिवासी के क्षेत्र के लिए क्या किया। तिलका मांझी जन्म कब हुआ था, 1750 ईस्वी में। भारत के पहले संथाली नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ हथियार उठाया। उन्होंने भू राजस्व कम करने और किसानों की भूमि वापस दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1784 में उन्होंने तीर से कलेक्टर क्लेवेलैंड को घायल कर दिया था, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। 1785 में उन्हें भागलपुर में फांसी दे दी गई, जिससे वे अमर शहीद बन गए। आज भी भागलपुर में क्या है, इनका प्रतिमा है। इनके नाम पर विश्वविद्यालय भी भागलपुर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है, अभी भी है।
क्वेश्चन नंबर 3 है, संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं? सन 1857 के विद्रोह में इनकी क्या भूमिका थी? यह विद्रोह 1855 में सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 आदमी थे, के नेतृत्व में जमींदारी और सरकारी अत्याचारों के खिलाफ हुआ। इसमें लगभग 60,000 हथियारबंद संथालों ने भाग लिया। 1857 की क्रांति के समय संथालों ने विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ जमकर संघर्ष किया, जिससे क्रांति को मजबूती मिली। क्वेश्चन नंबर 4 आइए, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? है ना, समझते हैं। मुंडा विद्रोह 1899 से लेकर 1900 तक चला था। के नेता बिरसा मुंडा थे। उन्होंने खुद को ईश्वर, है ना, खुद को ईश्वर का दूत घोषित किया और आदिवासियों को संगठित किया। उन्होंने औपनिवेशिक भू राजस्व प्रणाली और जमींदारों के शोषण के खिलाफ उल गुलान विद्रोह, जिसको मुंडा विद्रोह बोलते हैं, महान विद्रोह का आह्वान किया और 15 दिसंबर 1899 को मिशनरियों पर आक्रमण कर दिया, जो क्रिश्चियन का प्रचार करता है उस पर आक्रमण कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट समझिए, वे कौन से कारण थे जिन्होंने अंग्रेजों को वन्य समाज में हस्तक्षेप की नीति अपनाने के लिए बाध्य किया? मुख्य कारण आर्थिक और वाणिज्यिक थे, मतलब पैसा कमाना, है ना, वही था। अंग्रेजों को रेल पटरियों और जहाज़ों के लिए प्रचुर मात्रा में मजबूत लकड़ियाँ चाहिए थी। इसके अलावा वे वनों से राजस्व प्राप्त करना चाहते थे और वन उत्पाद जैसे हाथी दांत और रेशम पर नियंत्रण करना चाहते थे। साथ ही वे ईसाई धर्म के प्रचार द्वारा आदिवासियों को सभ्य बनाने की आड़ में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। ये सारा क्वेश्चन था। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है ना। मैं आपको उसे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लोगों को भेजें। धन्यवाद।